हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है तो देखिए ये जो कंपनी है ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है। तो यानी कि जो एटीएम मशीन होते हैं यानी कि जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए सबसे पहली बात ये इस कंपनी की ये है कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ऑल्सो दी लार्जेस्ट डिप्लॉयर ऑफ पीओएस टर्मिनल्स एट पेट्रोलियम आउटलेट। देखिए जो भी पेट्रोल पंप्स हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पीओएस मशीन्स लगी होती है यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी इंडिया में पेट्रोल पंप्स हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पीओएस मशीन किसी ने लगाई है तो वो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज ने लगाई है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एटीएम से रिलेटेड जो मैनेज सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ये कंपनी काम कर रही है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अलावा भी 4 से 5 कंट्रीज में कंपनी अभी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कंपनी अभी 3 मेन सेगमेंट्स में भी कंपनी काम करती है। तो देखिए पहला है पेमेंट सॉल्यूशन, दूसरा है बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन और तीसरा है अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम कंपनी के अगर टोटल एटीएम के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आउटसोर्सिंग में है तो यहाँ पे 14,099 एटीएम सभी कंपनी के आउटसोर्सिंग में। उसके अलावा अगर हम मैनेज सर्विस यानी कि जो कंपनी मैनेज करती है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 19,161 एटीएम सभी कंपनी के अंडर मैनेज सर्विसेज में। तो देखा जाए तो ये जो नंबर ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है अगर हम नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे बात करें तो। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए HPCL, IOCL, डॉक्टर लाल पाथलैब, पतंजलि आयुर्वेदा और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक इंडिया, तो यहाँ पे जो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े और ये काफ़ी मेजर क्लाइंट कंपनी के हमें नज़र आते हैं। अब अगर हम बैंकिंग ऑटोमेशन सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके जो एटीएम वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये कंपनी उनसे हैंडल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक कंपनी के हमें मेन कस्टमर्स नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे जो इनके कस्टमर्स है तो उन्हें जो जो दूसरी और ऑटोमेशन से रिलेटेड जो उनको चाहिए होता है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के 31 अगस्त 2021 तक अगर हम कंपनी के टोटल नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कंपनी ने 2,21,066 मर्चेंट पीओएस कंपनी के पास अभी हैं। उसके अलावा 17,924 आउटलेट पे उन्होंने पीओएस मशीन इंस्टॉल किए। उसके अलावा 72,000 एटीएम्स और सीआरएम पे वो अपनी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखा जाए तो एक अच्छा पोर्टफोलियो हमें कंपनी के अंदर नजर आता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव कंपनी के लिए नजर आती है, देखिए जो कैश मैनेजमेंट सर्विस है उसकी डिमांड काफ़ी कम हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पीओएस मशीन से यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पेट्रोल पंप पे पहले डेबिट कार्ड से भी लोग पीओएस मशीन के थ्रू पे करते थे, लेकिन अभी जो यूपीआई आ गया तो यूपीआई आने की वजह से डेबिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन हैं वो पीओएस में कम हो गए क्योंकि वहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और यूपीआई अभी कम भी चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चार्जेस वहाँ पे काफ़ी कम है तो यूपीआई उसके लिए अच्छा है। लेकिन वहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है अगर क्रेडिट कार्ड का यूसेज अगर आने वाले टाइम पे बढ़ेगा तो पीओएस मशीन के लिए भी वो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि उसका यूसेज भी हमें आने वाले टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से अगर आपको कुछ भी पे करना है तो आपको पीओएस मशीन से ही पे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे वहाँ पर भी एक ऑनलाइन मॉडल आ सकता है जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी हमें बिजनेस में आने वाले टाइम पे नजर आती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक इंटीग्रेटेड ये कैश सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ओमनी चैनल यानी कि एक से ज़्यादा पेमेंट सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती
है। तो देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका डाइवर्सिफाइड है, तो एक दो काम ही कंपनी नहीं करती है। कस्टमर बेस भी इनका काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखेंगे लगभग जो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 20,000 पेट्रोल पंप पे इनका जो हमें जो जो ये कंपनी काम करती है, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, तो 20,000 पेट्रोल पंप से सर्विसेज को अवेल कर चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो जो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करवाने का जो इनका तरीका है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ, तो उनके साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, जिसका नाम है Diebold Nixdorf ACI। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इनके पास अभी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, और जो इनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं कंपनी की, वो भी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव कंपनी का है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो अपने पूरे जो शेयर होल्डर्स हैं, तो प्रमोटर्स यहाँ पे अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पैसा कंपनी के पास यहाँ पे नहीं जाने वाला, और कंपनी ने सेम रीजन भी ये दिया है कि उन्हें बेनिफिट चाहिए लिस्टिंग होने का। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से मार्केट में इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो उसका सब फायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अगर बोलते हैं कि हमें फ्रेश इशू भी लेकर आना है, तो उससे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट जिस तरीके के जो फंडामेंटल्स हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे इशूज नजर आते हैं। अब देखिए अगर हम पिछले मतलब लगभग 3.5 साल के अगर हम फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था, और उसके बाद में यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे। तो यहाँ पर पिछले 3 साल से कुछ ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे, तो इतनी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और ख़ास करके जो मार्जिन्स अगर हम देखेंगे, तो एक डेट फ्री कंपनी होने के बाद भी अगर 4 से 5% का ही अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये काफ़ी बेकार हमें यहाँ पे जो मार्जिन है वो कंपनी के नज़र आते हैं। अगर पिछले 5 महीने के परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 762 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स निकल कर आए हैं। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें दिखाता है कि यहाँ पर हमें इस ईयर के एंड में कोई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर हमें इश्यूज नजर आते हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें, तो मिस्टर रवि बी गोयल एंड विनेहा एंटरप्राइजेज ये कंपनी के प्रमोटर्स है, जो अपनी होल्डिंग बेचते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के फिनेंशियल्स हमें बिल्कुल अच्छे नजर नहीं आ रहे, और ये इंडिकेशन है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पहले पीओएस में होते थे, अब वो सीधा शिफ्ट यहाँ पर हमें यूपीआई के थ्रू होता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे क्रेडिट कार्ड भी के जो ट्रांजेक्शन थे वो भी हम जो जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन से वैसे हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 19 को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, और 21 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और 175 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, और 85 शेयर्स एक लॉट में होंगे। और ये बीएससी और एनएससी दोनों पे ये कंपनी लिस्ट होगी। 680 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है, और जिसमें से 35% का रिटेल कोटा है। तो वहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो लगभग हमें 220 से 230 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। अब देखिए 27 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 28 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 31 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और 1 फरवरी को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी को बजट भी, और बजट में कुछ अगर डाउन रहता है, तो वहाँ पर अगर मार्केट काफ़ी नेगेटिव वे में रहते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली इस स्टॉक के लिस्टिंग के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, तो वो भी आपको माइंड में रखना होगा। अब यहाँ पर अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, तो 14,875 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1,93,375 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है, तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ईपीएस की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 4.55 का यहाँ पे कंपनी का ईपीएस है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो लगभग 38 to 39 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये कंपनी का जो
है आईपीओ, वो कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो इतने तरीके से ग्रो नहीं कर रही है। तो वहाँ पर ये जो 38 39 के जो पी रेशियोज हैं मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इबिटडा का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे नी के बराबर है, और खास करके रिटर्न ऑन नेट वर्थ का जो नंबर है, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम हमें कंपनी का नजर आता है। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 16% का ही था, और जिस तरीके से जो चेंज हो रहा है हमारे, जो जितना जल्दी चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हम देख भी नहीं सकते कि कब ये जो नंबर्स है और नीचे हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 47 का यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 3.5 टाइम पे यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो पे ये आईपीओ आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन पैरामीटर्स आपको थोड़े अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जिस काइंड ऑफ मतलब जिस तरीके की ग्रोथ अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल में तो इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, 1 साल कोविड वाला था तो हम मानते कि वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो इतने अच्छे नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए कम से कम अगर सेकंड डे तक अगर रिटेल इन्वेस्टर वाली जो कैटेगरी है अगर वो लगभग 8 to 9 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होती है तो मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए रहेगा। और मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतना प्रीमियम हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर अकेला आईपीओ होता है तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो आपको देखना है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इश्यूज नजर आते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज के पूरे आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।